Good morning, dear students. Hope you are doing well. Today we are here with our economic topic, that is Chapter 7, Indian Economy, Part 3. See, we have discussed a lot about Indian economy, and that we have started from our ancient times, that when Britishers are there, we have seen our history also when Britishers are there, what type of Indian economy was there. After independence, our Indian economy is at which stage, right? And we have also seen the definition of Indian economy and many more. So today we'll continue with that. Uh, that is Indian economy after independence. Okay, so let's start it. Next comes agriculture. अब इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस में आता है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या हाल है, जैसा मैंने कहा कि जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ तो सबसे पहला टारगेट हमने ये रखा कि एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे. तो किस हद तक डेवलप हुआ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. इंडिया इज एन एग्रेरियन नेशन. ये आज भी हम कहते हैं कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. The share of agricultural sector in employment has gradually declined, but it is still relatively higher, depicting lower economic development. जैसे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसा कहा जाता था कि इन एग्रीकल्चरल सेक्टर में 60% पॉपुलेशन वर एंगेज्ड. धीरे धीरे ये कम होता गया, ग्रेजुअली ये जो शेयर है वो डिक्लाइन होता गया. आई एम टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन. ठीक है, आज देखो कि भले आप अगर फार्मर के बेटे या बेटी हो, बट यू आर नाउ एडुकेटेड, अब आप कुछ और कर रहे हो, यू आर नॉट इन एग्रीकल्चर फील्ड नाउ. बट कहीं ना कहीं ये भी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट काफी कम होता गया, राइट. बट वी कैन से कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ये रिलेटिवली हाई रहा. Developed nations have lesser percentage employment in agricultural and higher in the industrial and service sector. अगर हम डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशन को कंपेयर करें, डेवलप्ड नेशंस लाइक यूएसए एंड ऑल सच, वहां एग्रीकल्चरल में उनका एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज बहुत कम होता है. बट वो डेवलप्ड कैसे हुए, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में हायर परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है. बट डेवलपिंग टाइप ऑफ कंट्री की इशू ये है कि यहाँ एग्रीकल्चर में हायर परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है और इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर्स में कम होता है. दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट नाउ इट हैज डेवलप्ड अ लॉट, वी कैन से. See, at the time of independence, 72% of population, sorry, मैं तो सिर्फ 60% बोला around, but it is 72% of population is dependent on agriculture. जब independence हुआ तब 72% population agriculture पे dependent थी, which declined to 58%. और ये declined होके कहाँ तक पहुंची, 58% तक, राइट. यानी 72% की पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे जीती थी या उनका ऑक्यूपेशन ये था, आज 58%, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट 2001 और 2 की रिपोर्ट है, 58% था. और इससे भी और कम होके 2013 और 14 में 49% ही रह गया. दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से हम बोल रहे हैं. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ग्रेजुअली देयर इज अ डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वहां से कम होके अब मूव डाउन हुए हैं लोग, पॉपुलेशन टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर. आई कैन से डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर्स में पॉपुलेशन ज्यादा एंगेज्ड होती है. ओके, देन कम्स इंडस्ट्री. The contribution of industrial sector in employment and national income has increased over time. However, India is called a completely industrialized nation from the development criteria. अब अगर हमारा कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखें, राइट, एम्प्लॉयमेंट में खास करके, और नेशनल इनकम में देखें कि नेशनल इनकम में भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है और एम्प्लॉयमेंट में भी कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूशन बढ़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वी कैन से, नॉट एग्जैक्टली आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिया इज कॉल्ड, और इसके बाद से इंडिया को कंप्लीटली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन अब कहा जाता है अगर हम डेवलपमेंट के क्राइटेरिया से देखें तो. द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट वाज 10.6%. अगर अब हम कंपेयर करते हैं अगेन 1950 to 51 में इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर कितना था, वो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता था, सिर्फ 10.6%. अब 2001 में
इंक्रीज हुआ 18.2% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना उसका। और 2011-12 का लास्ट इन्होंने बताया है, नो आगे भी है, 2011 और 12 में इट वाज फॉर 24.3% एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर जनरेट कर रहा है। मीन्स यू कैन फाउंड कि इट इज डेवलपिंग, राइट। इन शेयर इट्स शेयर इन नेशनल इनकम, अगर हम नेशनल इनकम, ये तो बात थी कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि नेशनल इनकम में इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना दे रहा है, तो 50 to 51 में 16.6% सिर्फ दे रहा था। 2013-14 में वो दे रहा है 26%। फाइन। अब सोर्स ऑफ सीएसओ क्या कहता है, देखो, बिसाइड्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू थर्ड ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग्स इन द प्रेजेंट टाइम्स। आज अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 2/3 एक्सपोर्ट करता है वो। एक्सपोर्ट अर्निंग यानी बाहर हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वहां से हमारा अर्निंग 2/3 है। दस दो द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज प्रोग्रेसिंग, नो डाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी प्रोग्रेस कर रहा है हमारी कंट्री में, फिर भी हम इंडिया को कंप्लीटली नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, बिकॉज ओवरऑल डेवलपमेंट अगर हम देखें तो हम काफी पीछे हैं। देन कम सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्या दिया है, देखो, सर्विस सेक्टर वो हमने बात की, हमने तीनों ऑक्यूपेशनल सेक्टर्स को यहाँ इंक्लूड किया। वी हैव सीन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या उसका हाल हुआ, देन वी मूव्ड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब आते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मीन्स रेस्ट ऑफ ऑल जॉब्स एंड एवरीथिंग सर्विसेज यू आर पेइंग, वेदर इट्स टीचर, वेदर इट्स लॉयर और व्हाटएवर, ठीक है। तो शेयर ऑफ सर्विस आज अगर हम देखें तो मैक्सिमम लोग सर्विस सेक्टर में जुड़े हुए हैं। अगर 1951 की बात करें तो सर्विस सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता था, 17.3%। फिर 2001 में ये इंक्रीज होकर 25.2% हुआ। 11 और 12 में ये इंक्रीज हुआ 27% तक। तो वी कैन सी कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डेवलपमेंट। देन द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन नेशनल इनकम। अगर हम नेशनल इनकम, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, जीडीपी में अगर हमारा देखें कि सर्विस सेक्टर का शेयर कितना है, तो 1950 में 30.3% हम देते थे नेशनल इनकम में हमारा। 80 to 81 में 38% हुआ। 2000 to 2001 में 50.4% हमने कंट्रीब्यूट किया नेशनल इनकम में। और आज 14 to 15 की बात करें, ईयर दैट इज 2014 to 15, दैट इज 52.7%। जैसा मैंने कहा कि सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम पॉपुलेशन आज जुड़ी हुई है। Such increasing share of service sector shows that India is moving fast on the path of growth and development. ये जिस तरीके से, जिस स्पीड में इंडिया सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वी कैन से इंडिया इज मूविंग फास्ट ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, बट समवेयर वी आर वेरी स्लो इन डेवलपमेंट, राइट। Next is population growth. The growth rate of population in India has characterized lower development. We all know about that there is an expansion of population. India is second in population growth, right? So the growth rate of population in India is characterized lower development. We always face some of the issues like lower development that leads because of population, or we can say over explosion of population, right? अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सुन हम चाइना से आगे होंगे in terms of population, and that is in a we can say कि that is the negative base of our India, right? कि ये कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट को बहुत ही गलत असर करेगा। बिकॉज चाइना समवेयर वी नो उसके चाइना का पॉपुलेशन भले ही ज्यादा है, पर दे न्यू हाउ टू यूज दैट पॉपुलेशन, एंड इंडिया डोंट, दैट इज द रियलिटी। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस कि पॉपुलेशन ग्रोथ हर एक प्रॉब्लम की जड़ क्यों है। आज हम जो भी आई कैन से कि कोई भी इश्यूज फेस कर रहे हैं, वेदर इट इज ग्लोबल वार्मिंग या एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस जो हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, या इकोनॉमिकल वे में देखे, या हर तरीके से पॉवर्टी देख लो, ये वो, एवरीथिंग एवरीथिंग लीड्स टू, और वी कैन से इसकी जड़ क्या है, तो दैट इज द रूट ऑफ सच इश्यूज आर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशंस कहीं ना कहीं इन सारी चीज को एक्सप्लॉइट करती है।
फाइन, अब जैसे मैं बताऊँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि सपोज देर आर 1 लाख पीपल जो अनएम्प्लॉयड है, राइट। अब गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि लेट्स डू समथिंग फॉर दिस पीपल, एंड वो 1 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए दे डिसाइड्स टू स्टार्ट अ फैक्ट्री और एन इंडस्ट्री, ओके। जैसे वन इंडस्ट्री कैन एबल टू गिव जॉब्स टू 1 लाख पीपल अराउंड, और ये ध्यान में रखते हुए वो उस टाइप की इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं। वट एवर इंडस्ट्री दे स्टार्ट, it at least requires 6 to 7 months to start that industry, right? And within that 6 to 7 months हमारी जो 1 लाख की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इट रिचेस टू 2 लाख और समथिंग। आर यू गेटिंग? तो जिसकी वजह से अगेन द सिनेरियो इज वन एंड सेम, फिर से वही 1 लाख अनएम्प्लॉयड ही रह गए। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इंडिया फेसेस, राइट। यहाँ पे even educated people don't have good jobs or don't have good salaries. people लोग ये कहते हैं कि भाई लोग अच्छा खासा एडुकेशन करके बाहर की कंट्रीज को सर्व कर रहे हैं। why they are serving? because they are not getting what they should get according to their talent, according to their degrees in India. So ये सारे issues, that is all because of population growth, okay. So there has been an average annual increase of 1.5% in population after independence. Independence के बाद average increase हुआ था, that is around 1.5%, and it signifies as population explosion. और उसके बाद ये signify करने लगा कि population explosion हो गया है इंडिया में। The population of India in 1901 or 1901 was 23.84 or 84 crore. Just look at here. 1901 में it was 23.84 crores. उसके बाद ये इंक्रीज हुआ 1951 की बात करें, एग्जैक्टली 50 साल के बाद ये 36.1 crores हुआ। आज हम 2001 की बात करें, दैट इज अगेन आफ्टर 50 years की हम बात करें, तो इट राइज अप टू, आई कैन से इट्स नॉट जस्ट डबल्ड बट इट ट्रिपल्ड। 36 यानी 36 का डबल भी कर लो, राइट, तो उसका भी ज्यादा है, राइट। सो इट्स 102.7 crores इन 2001, और आज का लेटेस्ट अगर हम उसके 10 साल के बाद का देखें 2011 में, तो दैट इज 121.02 crores. So this is what we call population explosion, right? एंड कहीं ना कहीं सी ऐसे सिनेरियो में कितना भी आप डेवलपमेंट कर लो, ये डेवलपमेंट दिखेगा ही नहीं, राइट। क्योंकि एग्रीकल्चर बेस में ही देख लो कि अगर हम सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सपोज हम 10,000 टन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट उसके सामने हमारी पॉपुलेशन कितनी सारी है, राइट। अब उसका अगर हम डेवलपमेंट करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा भी देते हैं तो कितना बढ़ाओगे ज्यादा से ज्यादा। सी द लैंड एरियाज आर लिमिटेड, हमने फॉरेस्ट्री एरियाज काट दिए, हमने वो जगह भी ऑक्यूपाई कर ली, हमने हर एक जमीन को ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट्री एरियाज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल सच इश्यूज जो हम आज ग्लोबल वार्मिंग या ऐसी जो भी इश्यूज फेस कर रहे हैं। एनवायरमेंटल इम्बैलेंस जो हो रहा है, दैट इज बिकॉज वी हैव कट डाउन ऑल सच टाइप्स ऑफ लैंड, राइट, फॉरेस्ट्री लैंड, वो हम ऑक्यूपाई करें, पर जमीन तो लिमिटेड ही है। आप पूरी जमीन जितना भी इंडिया की कंट्रीज को, पूरी कंट्री को ले लो, अपने हर जगह पे अपना पैर जमा है, देन आफ्टर कहाँ जाओगे? आपको कंजेशन में रहना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? बिकॉज पॉपुलेशन ग्रो होती ही जा रही है। So such high growth rate of population has remained a matter of concern. तो जिस स्पीड में ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ये सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। चलो नेक्स्ट कम्स पॉवर्टी। जितना भी अभी मैंने आगे समझाया, इट ऑल्सो लीड्स टू पॉवर्टी, राइट। जैसे मैंने एम्प्लॉयमेंट की बात की, आज यहाँ अनपढ़ गवार तो ठीक है, पढ़े लिखों को भी जॉब नहीं मिल रही है, तो यू जस्ट सी द सिनेरियो के कौन सी कितनी बड़े क्राइसिस में वी आर, राइट। अब पॉवर्टी देख लो, हमारे इंडिया का सिचुएशंस कैसा है पता है? द रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर, राइट। और बाकी मिडिल का क्लास तो पहले से ही पिसता आ रहा और पिसता रहेगा। So, poverty. Indian economy is characterized by high levels of absolute poverty. See, poverty के भी लेवल होते हैं। एक poverty होता है, एक absolute poverty होता है। Absolute poverty यानी poverty से भी ज्यादा बुरी हालत। Getting?
दो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन हैज डिक्लाइंड, बोल रहे हैं ऐसा कि भले बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल के नीचे जो रहने वाले लोग हैं, बीपीएल के नीचे वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं. Over here, it is still considered high. In 1973 to 74, percentage of population living below poverty line is 54.9%, जो डिक्लाइन होके 45.3% तक आया 93 to 94 में. उससे डिक्लाइन हुआ 2004 to 5 में, दैट इज 37.2%, और अब फर्दर डिक्लाइन हो रहा है 21.9%. बट पॉवर्टी इज स्टिल देयर. सिर्फ बीपीएल के नीचे ये जो लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन, डिक्लाइन हो रही है, इट डजंट मीन कि पॉवर्टी नहीं है. क्योंकि आपने पहले भी 10th में भी हमने इकोनॉमिक्स एसेस में पढ़ा था, राइट? वहां भी सिनेरियोज दिखाए गए थे कि बीपीएल की लाइन जो है या अबव पॉवर्टी लाइन के लोग भी कैसे होते हैं, जो 3 टाइम का खाना खुद खा सकते हैं कमा के, 3 टाइम्स मिल ओनली, वो बीपीएल के ऊपर आते हैं. तो यू जस्ट इमेजिन कि दिस इज नॉट वी से कि ये पॉवर्टी नहीं है या फिर पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है. ओके, चलो नेक्स्ट अगेन द सेम टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट. जैसे आगे मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हम कितना भी कर ले, आई डोंट थिंक कि कोई डेवलपमेंट हमें दिखेगा बिकॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज देयर. लेट्स रीड इट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कंस्टिट्यूट सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमने आगे देख लिया कि कौन सा स्ट्रक्चर्स में किस तरीके से है. In 1951, 33 lakh people were unemployed. According to NSSO, that is National Sample Survey Organizations के हिसाब से 1999 to 2000, 7.31% of total population unemployed. परसेंट की बात कर रहे हैं. पहले सिर्फ यहाँ पे 33 lakhs people दिखाए जो अनएम्प्लॉयड है. इसके बाद हमने परसेंट की बात की कि 7.31% of total population are unemployed. If total populations अगर हमारी around 1999 to 2000 में शायद कितनी हमने देखी, मुझे अभी ध्यान नहीं है, 20 या 30% देख ले लेते हैं, तो उसमें 7.31% बहुत ज्यादा है, right? Which increased to 8.2% in 2004 and 5. डिक्रीज होने की जगह और इंक्रीज हो गया. However, this decreased to 6.6% in 2009 and 10, वहाँ decrease हुआ, and further to 5.6 in 2011 and 12. और ये भी जिनको जॉब मिली है वो भी सेटिस्फाइड जॉब नहीं है, या उनके नॉलेज या उनके इंटेलिजेंस या उनके टैलेंट के बेस्ड जॉब नहीं है. अगर ऐसे देखोगे तो सैकड़ों पड़े हैं. Getting in the rural areas, the proportion of disguised unemployment is higher. Disguised unemployment, I can say something जिसको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ये कुछ वक्त के लिए आई कैन से सीजनल एम्प्लॉयमेंट की तरह ये है, या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ले लो. जैसे फार्मर्स ले लो, फार्मर्स के कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं व्हेन दे आर टू बिजी फॉर वर्क, एंड कुछ मंथ्स ऐसे जाते हैं जहां उनके पास कोई काम नहीं होता, तो उनको काउंट करना, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड. तो ऐसे तो हमने बहुत सारे मेजर्ड ही नहीं किए हैं. नेक्स्ट कम ह्यूमन डेवलपमेंट. See, various human development indices measured by indicators like average life expectancy, literacy, gender ratios, and infant mortality rates, and so on, show that India stands at lower ranks in human development. यहाँ पे भी हम पीछे हैं. See, it's a very common thing समझने में. भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट तो ठीक है, लिटरेसी लेवल नहीं मिल रहा है, जेंडर रेशियोज भी बढ़ता जाएगा, ये जो डिफरेंसेस है वो बढ़ेगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स ये भी आई थिंक इश्यू करेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑटोमेटिकली कम होगी क्योंकि हेल्थ मेजर्स नहीं होंगे, तो ऑब्वियस है कि ह्यूमन डेवलपमेंट नीचे ही रहेगा. तो इंडिया इसमें काफी पीछे है. One such index is the Human Development Index, and India's HDI in 2000 was 0.463. अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक है जो मेजर किया जाता है. ऐसा ही एक इंडेक्स क्या बताता है कि 2000 में HDI कितना था, 0.463. 2010 में ये हुआ 0.5437,
इन 2012 ये 0.554 और 2013 0.586 पॉइंट में भी बात पीछे है, राइट। सो दिस मेजर्स ऑफ द HDI आर कंसिडर्ड वेरी लो। अगर हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो हम बहुत बहुत पीछे हैं। अगर आपको रैंक वाइज में बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। 2013 का जो ये हमने इंडिया का रैंक निकाला था कि HDI में कहाँ हैं हम, तो वी आर ऑन 136th, राइट, इन अ लिस्ट ऑफ 187 कंट्रीज, यानी आउट ऑफ 187 हमारा रैंक 136 आता है। गेटिंग, सो विच इज ऑब्वियसली वेरी लो। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। अब हम डेवलपिंग इकोनॉमी के टर्म्स में इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि क्या है। Though some areas of Indian economy mentioned above indicate lower economic development, India cannot be called a less developed nation. Indian economy shows the characteristics of a progressing economy, some of which are, let's see. So no doubt इंडियन इकोनॉमी को हम लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अबो इंडिकेट कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लेस डेवलप्ड नेशंस में आते हैं, नहीं। इंडियन इकोनॉमी काफी हद तक प्रोग्रेसिंग इकोनॉमी में जा रही है। तो लेट्स सी कि उसका प्रोग्रेसिंग इकोनॉमी कौन से टर्म्स में जाता है। फर्स्ट कम्स ग्रोथ रेट। See, the growth rate of the economy, which is measured by the growth in national output year by year, has increased for the Indian economy, especially after LPG. During the period between 1950 to 51 and 1990 to 91, the average annual growth rate was around 3.5%. सी अगर ये ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी को हम मेजर करें ग्रोथ इन नेशनल आउटपुट के साथ हर एक ईयर बाय ईयर, तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीज हुआ है। और खास करके जब LPG आया उसके बाद काफी हद तक ये डेवलपमेंट दिखा है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया है कि 50 to 51 और 90 to 91 का अगर हम एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट निकाले तो हम थे 3.5% में। However, after the period of economic reforms, उसके बाद एक economic reforms शुरू हुआ 1991 में। The average annual growth rate has remained above 6.8%. Economic reforms के बाद काफी हद तक चेंज आया और हमारा annual growth rate 6.8 में टिका रहा, राइट, जो एक खास अचीवमेंट हम कह सकते हैं। Next comes after 2012 to 13, the growth rate has slowed down, and in 14 to 15, the average annual growth rate was less than 5%. उस वक्त तक वो कंटिन्यूटी रही, बट 12 to 13 में ये और कम हो गया और 14 to 15 में ये 5% से भी नीचे है। The net national income at factor cost, right, that is we call NNPC, at constant price level in the year 50 to 51 was 269,724 crores, which increased to 87 crores in the year 2013 to 14. Thus, in period of 63 years, the NNB has grown by 18 times. ये जो नेट नेशनल इनकम निकालने की जो एक कोशिश है ये एक कांस्टेंट प्राइस में रहा। उसका लेवल कुछ 50 to 51 में ये क्रॉर्स देखा हमने और उसके बाद वो बढ़ के कुछ 87 क्रॉर्स तक पहुंचा 13 to 14 तक। तो हम कह सकते हैं कि 50 to 51 से लेकर 12 to 13 अराउंड 63 years में हमारा NNB has grown by 18 times. 18 times में ये growth इतना गुना ये बढ़ा है। But even though we require lots of changes and lots of development for it. So let's end our lecture here. Hope you understood this कि हम कितनी बड़ी issue में है, right? हम world के जो issues है, natural जो calamities है, वो तो हम फेस कर रहे हैं। मैनमेड इसे हम कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ मैनमेड कैलामिटीज, राइट, जो शायद हमें मारती नहीं है, राइट, ये डैमेजेस नहीं क्रिएट करती बट बहुत सारी और इश्यूज क्रिएट करती हैं। ओके, तो आज हम बहुत सारे इश्यूज फेस कर ही रहे हैं। वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज लाइक पॉवर्टी, और ये सब तो हम पहले से सुनते आए हैं। ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल इम्बैलेंसेस एंड करप्शन बढ़ रहा है, दीज दैट, सो दिस इज समवेयर सब
इसका जो इश्यू है दैट इज ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो वही हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या माइनस पॉइंट्स है हमारी इंडियन इकोनॉमी में जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेल। Next we will continue in the next part of this chapter. Up till bye bye, take care all of you.